नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। बात तो 1999 की है, जब हरियाणा में बीजेपी और हरियाणा विकास पार्टी के गठबंधन की सरकार थी। एक दिन बीजेपी के संगठन मंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री बंसीलाल से मिलने जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद मुख्यमंत्री बंसीलाल मैसेज भिजवाते हैं कि भाजपा के संगठन मंत्री हमारी पार्टी के संगठन मंत्री से मिलने, मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के संगठन मंत्री को यह बात बड़ी चुभती है। वह कसम खाते हैं कि जब तक बंसीलाल की सरकार नहीं गिरेगी, मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। इसी साल 22 जून को भाजपा अपना समर्थन वापस लेती है। 2 दिन बाद फ्लोर टेस्ट होता है, लेकिन कांग्रेस की मदद से बंसीलाल भी सरकार बचाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन 1 महीने बाद जब कांग्रेस भी अपना समर्थन वापस लेती है, तो मुख्यमंत्री बंसीलाल की सरकार गिरती है और बीजेपी के संगठन मंत्री की कसम पूरी होती है। बंसीलाल की सरकार गिराने की कसम खाने वाला ये नेता कि और नहीं बल्कि हरियाणा के 2 बार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। मनोहर खट्टर के बचपन के सपनों से होकर उनके आरएसएस के सक्रिय सदस्य बनने और हरियाणा के 2 बार के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जन नेता न बनने की कहानी की हम बात करेंगे। मनोहर खट्टर का परिवार पाकिस्तान से आकर भारत बसता है। उनके पिता चाहते थे कि वह भी खेती करे, जिनका सपना डॉक्टर बनने का था। 10वीं की पढ़ाई के बाद मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए मनोहर लाल अपने रिश्तेदारों के पास दिल्ली आते हैं। इंटरव्यू के अंदर यह खुद बताते हैं कि रोहतक मेडिकल कॉलेज में दाखिले से यह सिर्फ 1 नंबर से चूक गए थे। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करने के दौरान ही 1977 में आरएसएस से जुड़ जाते हैं। 1979 में यह तय कर लेते हैं कि इन्हें संघ का ही प्रचारक बनना है। हालांकि संघ को लेकर अपनी प्लानिंग के बारे में यह किसी को नहीं बताते। संघ के प्रति इनके कर्तव्य को आप इस बात से जान सकते हैं कि जब इनके पिता इन्हें घर आने के लिए कहते हैं तो जवाब देते हैं कि क्या आप यह नहीं सोच सकते कि आपके 5 नहीं बल्कि 4 बेटे। 1994 में जब इन्हें संघ से भाजपा में संगठन महामंत्री बनाया जाता है, तो उस समय प्रदेश में पार्टी पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज था। हालांकि लालकृष्ण आडवाणी का थैली बेंट कार्यक्रम जब यह करवाते हैं तो उससे 3 लाख रुपया प्रदेश में पार्टी को मिलता है। इससे कर्ज भी चुकता करते हैं। 1996 में जब नरेंद्र मोदी को हरियाणा का प्रभारी बनाया जाता है, तो मनोहर लाल खट्टर की मुलाकात इनसे होती है और 2024 में नरेंद्र मोदी बता चुके हैं कि वह भी मनोहर लाल खट्टर के बाइक पर बैठकर घूम चुके हैं। 2004 में 12 राज्यों का प्रभारी बनाया जाता है। इनके प्रभारी रहते हैं बीजेपी जम्मू कश्मीर में पहली बार 11 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब रहती है। 2014 में जब हरियाणा विधानसभा चुनाव का समय आता है, तो उससे पहले पार्टी और संगठन के कामों को लेकर मनोहर लाल खट्टर लंबे समय से हरियाणा से बाहर चल रही थी। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों से जस्ट पहले हरियाणा के अंदर इन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है और केंद्र में बीजेपी के आते ही मनोहर लाल हरियाणा की राजनीति में और ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं और इस बात की चर्चा चलने लगती है कि हरियाणा में बीजेपी के आते ही मनोहर लाल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो विधानसभा चुनावों से 1 महीने पहले भी यह कहते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ। वो 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाले नेता बन जाते हैं और सीएम चुनने की जब बात आती है तो दिल्ली से संदेश आता है मनोहर लाल खट्टर को चुनने का। जब किसी भी नेता को किसी प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो पार्टी को भी उम्मीद होती है कि लोग शायद उनके नाम पर भी वोट देंगे। लेकिन हरियाणा के अंदर बीजेपी के लिए मनोहर लाल खट्टर वैसा नहीं कर पाते। अगर इनके जन नेता न बनने के कारणों की बात करें तो अभी सीएम बनने के इनके 2 साल ही हुए थे कि फरवरी 2016 में जाटों द्वारा खुद को आरक्षण में रखने को लेकर प्रदर्शन किए गए, जो बाद में हिंसक विरोध प्रदर्शन में बदल गए। जब सरकार और प्रशासन का एक विशेष वर्ग से टकराव होता है तो 20 से अधिक युवक पुलिस की गोली का शिकार होते हैं। इसी बात को लेकर पूरे भारत में खट्टर सरकार की काफ़ी आलोचना होती है। और दूसरी बार आलोचना फिर होती है जब राम रहीम को दोषी ठहरा जाने के बाद राज्य में हिंसा में कुछ लोग मारे जाते हैं। इन दोनों ही मामलों में मनोहर लाल खट्टर की छवि एक कमजोर प्रशासक की बनती है और एक नेता से उम्मीद की जाती है उसकी भाषा शैली को लेकर भी। लेकिन मनोहर लाल खट्टर महिला विरोधी टिप्पणियों को लेकर भी सुर्खियों में रहे। 2014 के चुनाव अभियान के दौरान यह महिलाओं की आज़ादी को लेकर टिप्पणी करते हैं, तो 2018 में यह फिर महिला विरोधी टिप्पणी को लेकर चर्चा में आ जाती हैं और सीएम की कुर्सी से हटाए जाने से पहले 2 बार इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और ऐसी चर्चा चली थी कि मनोहर लाल के खिलाफ अविश्वास की स्थिति बीजेपी के अंदर भी है। द टेलीग्राफ अखबार से बीजेपी के एक बड़े नेता खुद कह चुके थे कि खट्टर और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एक कटाव सा था। इस बार के विधानसभा चुनावों के अंदर कहानी ऐसी बनती है कि केवल 4.5% लोग इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। यह आंकड़ा 2 बार के मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति के लिए काफ़ी कम है। वही कांग्रेस की तरफ से 2 बार के मुख्यमंत्री को 30% लोगों ने मुख्यमंत्री के लिए पसंद किया। हालांकि हरियाणा में जाट बनाम नॉन जाट की राजनीति का शिकार भी नहीं होना पड़ा, लेकिन हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी भूमिका देने से पहले
हरियाणा की राजनीति से काफ़ी दूर भी थी। एक कारण भी है कि हरियाणा के मुद्दों को या उतनी प्रमुखता से नहीं समझ पाई, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत रूप से मनोहर लाल खट्टर अपनी छवि हरियाणा में वैसी नहीं बना पाई कि एक पार्टी विशेष ने बड़ी प्रमुखता दी। आपको क्या लगता है कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में एक बड़े जन नेता क्यों नहीं बन पाई? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नई वीडियो आने तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्लीज़ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।